नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं व्यक्तिगत विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। वैदिक अंक ज्योतिष। हमारे पास आरके न्यूमरोलॉजी पार्ट 1 नाम के दस्तावेज से कुछ अंश हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारी जन्मतिथि में छिपे अंक वो संतान योग से लेकर गर्भपात और देरी जैसी घटनाओं के बारे में भी बता सकते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि एक अंक शास्त्री इन अंकों की परतें खोलता कैसे है। पहले एक एक अंक, फिर उनका संयोजन, फिर उन्हें एक नक्शे पर रखना और आखिर में समय का तड़का। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। और इस सफर पर निकलने से पहले 3 शब्दों को समझ लेना जरूरी है जो बार बार आएंगे: मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर। अच्छा। मूलांक यानी मूलांक बस आपकी जन्म की तारीख का जोड़ है। जैसे कोई 25 तारीख को पैदा हुआ तो 2 + 5 यानी 7। ओके, सिर्फ तारीख। ये तो आसान है। हाँ, ये आपके मूल स्वभाव जैसा है। फिर है भाग्यांक यानी भाग्यांक। ये आपकी पूरी जन्म तिथि, तारीख, महीना, साल सबका जोड़ है। ये आपकी किस्मत या जीवन के पूरे सफर जैसा है। और तीसरा है पर्सनल ईयर, जो हर साल बदलता है। ये बताता है कि मौजूदा साल की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहेगी। ठीक है, तो मूलांक यानी स्वभाव, भाग्यांक यानी मंजिल और पर्सनलिया मौजूदा रास्ता। ये तो एक अच्छा फ्रेमवर्क बन गया। तो चलिए इसी का इस्तेमाल करके सबसे पहले उन अंकों पर बात करते हैं जो स्रोत के मुताबिक एक तरह की चेतावनी या रेड लाइट जैसे हैं। अंक 4 और 7 का क्या जिक्र है? ये एक बहुत दिलचस्प संयोजन है। देखिए, वैदिक अंक ज्योतिष में हर अंक एक ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा है। अंक 4 है राहु का। राहु? हाँ, और राहु का काम ही है हर चीज में एक अचानक या अप्रत्याशित वाला एंगल ले आना। अच्छा। और अंक 7 है केतु का। केतु का संबंध है अलगाव, वैराग्य या किसी तरह के कट से, फिर चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक। तो एक है अचानक और दूसरा है कट। जब ये दोनों किसी की जन्म तिथि में एक साथ आ जाएं तो जाहिर है कि इनका मिला-जुला असर कुछ गड़बड़ कर सकता है। बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण दिया है 04/07/1990 का। यहाँ तारीख में 4 है और महीने में 7। इस मान्यता के अनुसार अगर किसी महिला के चार्ट में ये संयोजन है तो पहली गर्भावस्था के दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 4 की अचानक वाली ऊर्जा और 7 की कट वाली ऊर्जा मिलकर किसी अचानक मेडिकल प्रोसीजर या सी सेक्शन जैसी स्थिति की ओर इशारा कर सकती है। एक मिनट, क्या इसका मतलब यह है कि ये संयोजन जिंदगी भर एक जैसा असर डालता है या ये किसी खास समय पर ज्यादा एक्टिव हो जाता है? मतलब क्या कोई साल दूसरे से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर पर्सनल ईयर की भूमिका आती है। अच्छा। हाँ, ये माना जाता है कि अगर गर्भधारण किसी के पर्सनल ईयर 4 या 7 में होता है, तब भी ये ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो जाती है और गर्भपात का जोखिम बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ जन्म के अंक नहीं है, बल्कि समय की बदलती ऊर्जा भी उतनी महत्वपूर्ण है। समझ गए। तो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन एक तरह की रेड लाइट जैसा है जो समय समय पर ब्लिंक करती है। इससे एक सवाल उठता है, क्या इस सिस्टम में कोई ग्रीन लाइट वाला अंक भी है? कोई ऐसा नंबर जो इन सब चुनौतियों को पार करने में मदद करे? हाँ, बिल्कुल है। और वो है अंक 3। ये देवगुरु बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति? ज्योतिष हो या अंक ज्योतिष, बृहस्पति को विस्तार, ज्ञान, परिवार और वंश वृद्धि का सबसे बड़ा कारक माना गया है। ये जीव कारक है, यानी जीवन देने वाली ऊर्जा का स्रोत। जहां बृहस्पति होता है वहां चीजें बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं। तो अगर किसी की जन्म तिथि में अंक 3 एक से ज्यादा बार आए तो क्या ये एक तरह का सुपर पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा? एकदम। इसे एक बहुत प्रबल संतान योग माना जाता है। स्रोत में 12/3/1995 का उदाहरण है। यहाँ जन्म की तारीख है 12, जिसका मूलांक हुआ 1 + 2 यानी 3। हाँ। और जन्म का महीना भी मार्च यानी तीसरा महीना है। तो यहाँ अंक 3 का दोहरा प्रभाव है। ऐसी स्थिति में अक्सर बिना किसी बड़ी रुकावट के संतान सुख मिलने और कभी-कभी 2 या उससे ज्यादा बच्चों की संभावना भी देखी जाती है। चलिए एक काल्पनिक किरदार की कहानी से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक महिला है प्रिया, जिसकी जन्म तिथि है 08/03/1992। हाँ। आपके बताए हिसाब से यहाँ महीने में अंक 3 का होना तो एक अच्छी बात है।
एक ग्रीन लाइट है, लेकिन उसकी जन्म की तारीख में अंक 8 है। इसके बारे में क्या कहा जाता है? आपने कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ ला दिया है। अंक 8 है शनि ग्रह का, और शनि का सीधा सा मतलब है मेहनत, धैर्य और देरी। देरी। हाँ, शनि हर काम को उसके तय समय पर ही होने देता है, वो भी पूरी परीक्षा लेने के बाद। तो प्रिया की जन्म तिथि में जहां अंक 3 संतान का योग बना रहा है, वहीं अंक 8 उसी काम में देरी का संकेत भी दे रहा है। तो प्रिया की कहानी में कौन सा अंक जीतेगा? क्या उसे संतान सुख मिलेगा या देरी होती रहेगी? ये तो एक पहेली जैसी लग रही है। और यही पर इस प्रणाली की खूबसूरती है। ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देती, ये एक रास्ता दिखाती है। अब यहाँ हमें प्रिया के भाग्यांक को देखना होगा। उसकी पूरी जन्मतिथि का जोड़? बिल्कुल, 8-3-1992 का जोड़ होगा। 8 + 3 + 1 + 9 + 9 + 2, ये हुआ 32, और 3 + 2 = 5। तो उसका भाग्यांक 5 है। लेकिन अगर मान लीजिए उसका भाग्यांक 6 होता, जो शुक्र ग्रह का अंक है, तो कहानी और भी साफ हो जाती। शुक्र का अंक 6 कैसे कहानी बदल देता? शुक्र भौतिक सुख, परिवार, प्रेम और संतान सुख का अंतिम कारक है। तो अगर किसी के चार्ट में अंक 8 की वजह से देरी हो, लेकिन मंजिल यानी भाग्यांक 6 हो, शुक्र। हाँ शुक्र, तो ये संघर्ष के बाद सफलता वाली कहानी बनती है। इसका मतलब है कि शनि अपनी परीक्षा लेगा, देरी कराएगा, मेहनत कराएगा, लेकिन शुक्र की मंजिल आखिर में सुखद होगी और संतान सुख मिलेगा। वाह, ये तो एक बहुत ही गहरा नजरिया है। ये सिर्फ अंकों का खेल नहीं, बल्कि जीवन के एक पैटर्न को समझने जैसा है। अच्छा, अभी तक हम अलग-अलग अंकों की बात कर रहे हैं। क्या इन्हें एक साथ रखकर देखने का कोई तरीका है? मैंने लोशु ग्रिड के बारे में सुना है। ये क्या भला है? हाँ, लोशु ग्रिड को समझने का सबसे आसान तरीका है एक टिक टैक टो का गेम सोचना। टिक टैक टो? अच्छा। हाँ, जैसे उसमें 9 खाने होते हैं, वैसे ही इसमें भी 9 खाने होते हैं। अंक ज्योतिष में हर खाने की अपनी एक फिक्स जगह होती है। हम बस आपकी जन्मतिथि के अंकों को उठाकर उनके सही खानों में रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सी लाइन पूरी हो रही है और कौन सी खाली है। ये तो बहुत आसान तरीका है इसे समझने का। तो इस ग्रिड में संतान से जुड़ी कोई खास लाइन होती है? हाँ बिल्कुल, बीच वाली सीधी खड़ी लाइन, जिसमें ऊपर से नीचे 7, 5 और 3 अंक आते हैं, 7, 5 और 3। उसे संतान रेखा या क्रिएटिविटी प्लेन कहते हैं। इस लाइन का हर अंक एक अलग पड़ाव को दिखाता है। अंक 7 यानी केतु, गर्भ धारण की क्षमता। बीच का अंक 5 बुध, गर्भावस्था की स्थिरता, मतलब 9 महीने तक सब ठीक ठाक रहे। और सबसे नीचे का अंक 3 बृहस्पति, एक स्वस्थ बच्चे के जन्म का प्रतीक है। तो अगर किसी की जन्म तिथि में ये तीनों अंक हों, मतलब उसकी टिक टैक टो वाली लाइन पूरी हो गई, और ये बहुत अच्छा संकेत है। हाँ, स्रोत के अनुसार ये एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। जिस महिला के ग्रिड में 7, 5 और 3 तीनों मौजूद हों, उसे बिना किसी बड़ी रुकावट के संतान सुख मिलने की संभावना बहुत ज्यादा मानी जाती है। ये एक पूर्ण और संतुलित क्रिएटिविटी प्लेन को दिखाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ अंकों की मौजूदगी के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी भी एक कहानी बताती है। ये तो जासूसी करने जैसा है। सिर्फ सुरागों को ही नहीं, बल्कि जो सुराग गायब है, उन्हें भी देखना पड़ता है। ये तो बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी किरदार प्रिया की जन्म तिथि 08-3-1992 को इस ग्रिड पर रखें तो क्या दिखता है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रिया की जन्म तिथि में है 8-3-1-9-2। अगर हम संतान रेखा यानी 753 को देखें, तो उसके पास अंक 3 तो है, जो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन अंक 7 और 5 गायब है। अंक 5 का गायब होना, जो बुध का है, गर्भावस्था के दौरान स्थिरता में कुछ कमी या उतार चढ़ाव का संकेत दे सकता है। तो ये मिसिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, क्या कुछ और भी ऐसे मिसिंग नंबर्स हैं जिनका संतान के मामले में खास जिक्र होता है? हाँ, कुछ संयोजन बहुत अहम माने जाते हैं, जैसे अंक 2 और 3 का एक साथ गायब होना। 2 और 3? अंक 2 है चंद्रमा का, जो सीधे सीधे भावनाओं, ममता और स्त्री के प्रजनन चक्र से जुड़ा है। और अंक 3, जैसा हमने कहा, जीव कारक बृहस्पति है। अगर ये दोनों ही ऊर्जाएं किसी के चार्ट से गायब हों, तो ये गर्भ धारण में कठिनाई का एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। और अंक 6 के गायब होने का क्या मतलब निकाला जाता है? अंक 6 यानी शुक्र, परिवार और भौतिक सुखों का ग्रह है।
स्रोत के मुताबिक अगर अंक 6 गायब है तो हो सकता है कि संतान प्राप्ति तो हो जाए, लेकिन उसके बाद जो एक पारिवारिक सुख और संतुष्टि की भावना होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी या भावनात्मक खालीपन महसूस हो सकता है। ये समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, ये सब होगा कब? क्या अंक ज्योतिष सिर्फ क्या हो सकता है बताता है, या कब हो सकता है इसका भी कोई अंदाजा देता है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब फिर से पर्सनल ईयर में छिपा है। पर्सनल ईयर को ऐसे समझिए कि जैसे हर साल आपकी जिंदगी का थीम बदल जाता है। एक साल परिवार पर फोकस होता है तो अगला साल करियर पर। यह गणना उसी थीम को एक अंक देती है। और इसकी गणना कैसे होती है, एक बार फिर से बताएंगे? चलिए प्रिया के लिए ही गणना करते हैं। उसकी जन्मतिथि है 8 मार्च और हम साल 2025 के लिए जानना चाहते हैं। बहुत सरल है, हम जोड़ेंगे जन्म की तारीख 8 प्लस जन्म का महीना 3 प्लस वर्तमान वर्ष, तो 2025 का जोड़ हुआ 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। 9। तो कुल जोड़ हुआ 8 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 20, और 20 का मतलब है 2 प्लस 0 यानी 2। तो साल 2025 प्रिया के लिए पर्सनल ईयर 2 होगा। तो 2025 में प्रिया पर अंक 2 और उसके ग्रह चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और गर्भधारण के लिए कौन से पर्सनल ईयर सबसे अच्छे माने जाते हैं? इस प्रणाली के अनुसार पर्सनल ईयर 2 चंद्रमा, ममता और प्रजनन, पर्सनल ईयर 3 बृहस्पति, वंश वृद्धि, और पर्सनल ईयर 6 शुक्र, परिवार और सुख, ये गर्भधारण के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। तो प्रिया के लिए 2025, जो उसका पर्सनल ईयर 2 है, एक अच्छी संभावना लेकर आ सकता है। मतलब सिर्फ जन्म तिथि ही नहीं, नाम भी इसमें भूमिका निभाता है। मैंने नामांक के बारे में सुना है, क्या ये भी जरूरी है? हाँ, ये इस प्रणाली की एक और परत है। हर अक्षर को एक अंक दिया गया है। आपके नाम के सभी अक्षरों के अंकों को जोड़कर जो अंक बनता है, उसे नामांक कहते हैं। कभी कभी किसी का नामांक उसकी जन्मतिथि के अंकों से मेल नहीं खाता या उनका शत्रु होता है। इसे अंकों का संघर्ष कहते हैं। शत्रु अंक। लेकिन अंक 1 सूर्य और 8 शनि का विरोधी होना थोड़ा अजीब नहीं लगता? असल दुनिया में तो बहुत से सफल लोग हैं जिनकी जन्मतिथि में ये अंक होंगे। तो ये संघर्ष असल में दिखता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक अंदरूनी खींचतान है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये कोई शाब्दिक दुश्मनी नहीं है, ये ऊर्जाओं का टकराव है। हाँ। अंक 1 सूर्य राजा है, तेज, आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाला। अंक 8 शनि सेवक है, धीरे चलने वाला, मेहनती, अनुशासित। अच्छा। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ होती हैं तो व्यक्ति के अंदर एक खींचतान चलती रहती है। उसे लगता है कि वो जितनी मेहनत कर रहा है, उसे उतनी पहचान या सफलता नहीं मिल रही। अच्छा। इसीलिए कभी-कभी संतुलन लाने के लिए नाम की स्पेलिंग में थोड़ा बदलाव करके नामांक को बदलने का सुझाव दिया जाता है, ताकि वह जन्म तिथि के अंकों का दोस्त बन सके। इस पूरी चर्चा का सार क्या निकाला जाए? ये तो एक बहुत ही विस्तृत प्रणाली है, जहां हर अंक, हर संयोजन और हर साल का अपना एक मतलब है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और जो स्रोत में भी साफ साफ लिखी है। ये सारी जानकारी केवल वैदिक अंक ज्योतिष के सिद्धांतों को समझने के लिए है। ये ज्ञान की एक प्राचीन प्रणाली है, लेकिन असल जिंदगी में किसी भी तरह की मेडिकल समस्या के लिए एक अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना ही एकमात्र सही और जिम्मेदार रास्ता है। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा इन मान्यताओं को समझने तक ही सीमित है। ये किसी भी तरह से मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने समझा कि कैसे वैदिक अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार अंक 3 एक ग्रीन लाइट की तरह संतान योग को मजबूत करता है, तो वहीं अंक 8 धीमे चलो का बोर्ड लगाकर देरी का कारण बन सकता है। हमने 4 और 7 के अचानक कट वाले संयोजन के पीछे की चेतावनियों को भी जाना, और हमने ये भी देखा कि लोशु ग्रिड यानी वो टिक टैक टो वाले नक्शे में 7, 5 और 3 से बनी संतान रेखा कितनी महत्वपूर्ण है, और कैसे सिर्फ मौजूद अंक ही नहीं बल्कि गायब हुए अंक भी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताते हैं। यह प्रणाली सिर्फ जन्म के अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि नाम के अंक और हर साल आने वाले पर्सनल ईयर की बदलती ऊर्जा इसे और भी गतिशील बना देती है। ये पूरी बातचीत एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है। अगर इस प्रणाली के अनुसार हर आने वाला साल हम सब के लिए एक विशेष अंक और एक खास ऊर्जा लेकर आता है, किसी के लिए अंक 2 की भावनात्मक ऊर्जा, तो किसी के लिए अंक 8 की मेहनती ऊर्जा,
तो ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाला साल हमारे व्यक्तिगत अंकों के आधार पर हमारे लिए क्या नई संभावनाएं या सबक लेकर आ सकता है।